बीजेपी का मिशन साउथ। पीएम मोदी आज केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में करेंगे चुनाव प्रचार, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज, आज ही हो सकता है नीतीश सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार। कैबिनेट बैठक के समय को भी आगे बढ़ाया गया। ज्ञानेश कुमार और एसएस संधू ने संभाला पदभार, कल चुने गए थे चुनाव आयुक्त। आज चुनाव आयोग की मीटिंग में तारीखों पर करेंगे मंथन। पूर्व सीएम येदियुरप्पा के खिलाफ केस दर्ज, पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ मुकदमा। महिला ने अपनी बेटी के साथ लगाया यौन शोषण का आरोप। लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में घटे पेट्रोल डीजल के दाम, 2 रुपए प्रति लीटर हुआ सस्ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। लोकसभा चुनाव को अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और दक्षिण में अपनी पकड़ तेज करने के लिए भाजपा प्रचार में लग गई है। इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु में पार्टी के अभियानों की अगुवाई कर रहे हैं। पीएम मोदी आज केरल के पतनमथिट्टा पहुंचे, जहां भाजपा के राज्य प्रमुख के सुरेंद्रन ने उनका स्वागत किया। इसके अलावा पार्टी के केरल प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर, राज्य महासचिव जॉर्ज कुरियन और जिला अध्यक्ष बीए सूरज भी इस दौरान मौजूद रहे। बता दें, तमिलनाडु में इस साल पहली बार बीजेपी बिना किसी गठबंधन के है। दरअसल बीजेपी के राज्य प्रमुख के अन्नामलाई को लेकर विवाद के बीच पिछले साल अन्ना द्रमुक ने भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए से गठबंधन तोड़ दिया था। उधर बिहार में आरजेडी से गठबंधन टूटने के बाद नीतीश कुमार दोबारा सीएम बने, लेकिन नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार आज मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कैबिनेट बैठक भी आज ही हो सकती है और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई दिनों से कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अलग अलग कारणों से मंत्रिमंडल विस्तार भी अटका हुआ है। बता दें, अभी हाल ही में बीजेपी और जेडीयू नेताओं के बीच बैठक हुई थी। इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा मौजूद थे। इनके अलावा जेडीयू की तरफ से लल्लन सिंह, संजय झा, विजेंद्र यादव और विजय चौधरी मौजूद थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय प्रतिनिधि सभा की बैठक। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में आरएसएस अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के उद्घाटन किया। इस दौरान अन्य लोग भी मौजूद रहे। नागपुर में आरएसएस की यह बैठक हुई, जहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत तमाम लोग वहां पे मौजूद रहे और यह बैठक नागपुर में हुई। नागपुर में आरएसएस की अहम बैठक हुई और यह बैठक नागपुर में हुई। इस दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में आरएसएस प्रमुख अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री शामिल होंगे। हर 3 वर्ष के बाद आरएसएस में सरकार विवाह चुनाव होता है। चुनावी वर्ष की सभा नागपुर में की जाती है। उधर नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू ने नियुक्ति के एक दिन बाद यानी आज पदभार संभाल लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने दोनों चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू का स्वागत किया। दोनों के पदभार संभालने के बाद आज चुनाव आयोग की अहम बैठक होनी है। इस बैठक में लोकसभा चुनावों की तैयारी की समीक्षा की जाएगी। इस दौरान दोनों चुनाव आयुक्त सीआईसी के साथ चुनाव कार्यक्रम को निर्णायक रूप देने पर मंथन करेंगे।
निर्वाचन सदन में होने वाली बैठक में इस बात को लेकर भी चर्चा की जाएगी कि लोकसभा चुनाव की घोषणा कब की जाए। उधर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और सीनियर बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। एक महिला ने येदियुरप्पा के खिलाफ अपनी 17 साल की बेटी के साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। नाबालिग लड़की की मां ने बेंगलुरु के सदाशिवनगर पुलिस थाने में मामले की एफआईआर दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक कथित यौन उत्पीड़न 2 फरवरी को हुआ, जब मां और बेटी धोखाधड़ी के एक मामले में मदद मांगने के लिए येदियुरप्पा के पास गई थी। इस मामले पर बीएस येदियुरप्पा के ऑफिस ने बयान जारी किया है। येदियुरप्पा के दफ्तर की तरफ से ऐसे 53 मामलों की एक लिस्ट जारी की गई है, जो शिकायतकर्ता ने पहले ही अलग अलग चीजों को लेकर दाखिल कर रखे हैं। येदियुरप्पा के ऑफिस ने इस बात पर भी जोर दिया कि शिकायतकर्ता को इस तरह की शिकायतें दर्ज करने की आदत है। बता दें, येदियुरप्पा 2008 और 2011 में, फिर मई 2018 में थोड़े समय के लिए और फिर जुलाई 2019 और 2021 तक कर्नाटक के सीएम रह चुके हैं। हफ्तों की अटकलों और अनिश्चितता के बाद उन्होंने 2021 में इस्तीफा दे दिया था। See, yesterday night, maybe around 10 o'clock, one lady has registered has given a complaint to in Sadashinagar police station against Shri Yediyurappa, our former chief minister, saying that her daughter was molested and things like that. So they have taken a case, they have registered the case. Now the investigation is on. Until and unless we know what exactly the truth, we cannot reveal anything, you know. So the case has been registered, that much I can tell you. This is a very sensitive thing because involves a former chief minister of our state. So let us see what the report will come out of this. Sir, do you think any kind of political conspiracy in this? I don't think there is any political angle to this. We all don't know the lady. We don't know anything about it, and she has gone to the police station herself and registered, gave a complaint, and the police has registered the case. They have not refused or done anything. So they have registered the case, and the investigation is on. So let us wait and see what the outcome of the case is. चुनावी बॉन्ड के मुद्दे पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा, जैसा 2G मामले में किया था, जिसको लेकर एक एसआईटी बनाई गई थी, तो इस मामले में भी मामले की जांच के लिए एक एसआईटी गठित की जानी है, जिसके बाद हमें देखना होगा कि कानून इसे कैसे देखता है। और अब ये भी पता लगाया जाना चाहिए कि पीएम केयर्स में किसने दान दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि ये जांच का विषय है, किस पार्टी को कितना फंड मिला। ना तो सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी, ना ईडी इन्वेस्टिगेट करेगी, तो अब जिम्मेदारी कोर्ट पे है। कोर्ट क्या करती है? कोर्ट को एक जैसे 2G में एक एसआईटी बनानी चाहिए और खुद नियुक्ति करनी चाहिए लोगों की उस एसआईटी में। वो इंडिपेंडेंट लोग होने चाहिए और जो भी डोनेशंस हुई हैं, जिस डोनर ने भी पैसा दिया है, कुछ तो ऐसी कंपनी हैं जो लॉस में चल रही हैं, उन्होंने भी पैसा दिया है। कुछ ऐसी कंपनी है जिनके प्रॉफिट्स जो हैं, जिनकी मुनाफा है बड़ा कमती है, लेकिन डोनेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के ऊपर निर्भर हैं। मैं इसके बारे में आज कुछ ऐसी बात कहूँ जो सत्य नहीं हो तो वो गलत बात होगी। लेकिन ये बात ज़रूरी है कि ये सारा जो पैसा है, अगर क्विड प्रो को हुआ है, वो लगता है कि हुआ है, तो अवैध है, और जो इमारतें भी बनी हैं उस पैसे से वो भी अवैध हैं। तो ये तो एक बहुत, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हिंदुस्तान में लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की भाजपा सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी करने का फैसला किया है। नई दरें आज सुबह यानी कि 15 मार्च सुबह 6 बजे से लागू हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पेट्रोल और डीजल के दाम 2 रुपए कम करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि करोड़ों भारतीयों के अपने परिवार का हित और सुविधा सदैव उनका लक्ष्य है।
तो देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम 2 रुपए सस्ते हुए हैं। नई कीमतें आज सुबह से लागू हो चुकी हैं। 22 महीने बाद ये दाम घटाए गए हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई है। इसकी जानकारी इसको लेकर हरदीप सिंह पुरी ने भी पीएम मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को देश के लोगों की चिंता है। 22 महीने बाद ये दाम घटाए गए हैं और आज सुबह 6 बजे से इन्हें लागू कर दिया गया है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिवम पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिवम, पेट्रोल और डीजल के 2 रुपए सस्ता हो गया है। जी, आपको बताना चाहूंगा कि आज केंद्र सरकार ने आम जनता को एक बड़ी राहत दी कि खासतौर पर बात है कि कल पेट्रोल की तरफ से कही जाता है कि जिसमें पेट्रोल जनता के बीच में खुशी का माहौल, क्योंकि साथ ही साथ वही देखा जाए कि जो लागू किया गया तो लगभग आज सुबह 6 बजे के बाद दिल्ली पूरे भारत देश में यह लागू किया गया। और वही साफ तौर से बात किया जाए तो कहीं न कहीं पूरी तरीके से लगभग अगर बात किया जाए तो राजस्थान की, तो वहाँ पे करीब 1.40 से लेकर 5.30 तक सस्ता किया गया। क्योंकि इसमें देखा जाए जो राज्य सरकार का टैक्स दिया जाता है कहीं न कहीं उसमें भी भारी छूट मिली है। वही हम बात किया जाए, अगर जयपुर की बात किया जाए तो लगभग 1.08 रुपए की बात किया जाए, लगभग कहीं ना कहीं पूरी देश में जो खुशी का माहौल पूरी तरीके से आज जो 2 रुपए पेट्रोल डीजल सस्ता उसको लेकर कहीं ना कहीं एक केंद्र सरकार की तरफ से आम जनता खुशी जाहिर कर रही है। जी शिवम, विपक्ष का ये भी कहना है कि चुनाव आते ही बीजेपी की तरफ से ये ऑफर दिया गया है, सिर्फ 2 रुपए ही सस्ते किए गए हैं पेट्रोल डीजल के दाम। बिल्कुल दीक्षा जी, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो विपक्षी पार्टी है वो लगातार बीजेपी का तंज कर रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि कहीं ना कहीं जब चुनाव आते हैं तो कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल के दाम या सीएनजी के दाम सस्ते किए जाते हैं। क्या इससे जनता को इस बार 2024 जो लोकसभा चुनाव है उसको क्या देखते हैं बीजेपी सस्ता कर रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरी तरीके से विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार लगातार जनता को एक राहत देने का काम कर रही है। वहीं बात किया जाए तो कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को आड़े हाथ भी ले रही है। जी शिवम, संजय राउत ने भी कहा है कि ये 2 रुपए में क्या होता है। बिल्कुल अगर वही विपक्ष की बात किया जाए साक्षी जी की, कहीं न कहीं पूरी तरीके से देखा जाए तो संजय राउत का बयान देखें या कांग्रेस के बड़े नेताओं का बयान देखें तो लगातार ये जो 2 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल, इसको सस्ते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं कहीं एक प्रकार से देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शिवम पांडे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नई कीमतें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई है। पेट्रोल डीजल के दाम 2 रुपए प्रति रुपए सस्ते हो गए हैं। 22 महीने बाद ये दाम घटाए गए हैं। बढ़ते खबरों में आगे, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि ये 2 रुपए में क्या होता है, चुनाव होने वाले हैं इसलिए उन्होंने 2 रुपए कम कर दिए। पहले लाखों करोड़ों रुपए जनता के पॉकेट से वसूले हैं तो उसका क्या। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो गैस सिलेंडर 400 रुपए थे, अब 1100 रुपए है। हम कमिटमेंट वाले लोग, कुछ लोग इनडायरेक्ट बीजेपी को मदद करना चाहते हैं। इनडायरेक्ट, जैसे उत्तर प्रदेश में मायावती जी है, बहन जी है, उसके बारे में बोलते। महाराष्ट्र में भी कुछ लोगों के बारे में ये बात लोग हमेशा बोलते हैं। कुछ लोग आरएसएस का छुपा एजेंडा लेकर काम करते हैं। हम उसके साथ भी लड़ने वाले हैं, हम लड़ेंगे। प्रकाश अंबेडकर जी महाविकास आघाड़ी के हमारे सदस्य है, सम्मानीय नेता है। आज प्रकाश अंबेडकर जी, शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हम सब बैठकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 62वां दिन है। एक बार फिर से न्याय यात्रा महाराष्ट्र के पालघर से शुरू हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पालघर में पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली। वहीं कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आई कमी को अच्छा बताते हुए शुक्रवार को दावा किया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का सरकार पर कुछ असर पड़ रहा है। तो महाराष्ट्र के पालघर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 62वां दिन है। पालघर से शुरू हुई है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा
और इस दौरान जयराम रमेश ने पेट्रोल और डीजल के 2 रुपए सस्ते को लेकर उन्होंने कहा है कि अच्छा काम किया है सरकार ने। इसका भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असर सरकार पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते पेट्रोल और डीजल के दाम सस्ते हुए हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट ने वेबसाइट पर अपलोड किए जाने वाले डेटा को वापस करने के लिए ईसीआई के अनुरोध को अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शीर्ष अदालत के रजिस्ट्रार जुडिशियल ये सुनिश्चित करें कि दस्तावेजों को स्कैन और डिजिटल किया जाए और एक बार प्रक्रिया पूरी होने के बाद मूल दस्तावेजों को ईसीआई को वापस दे दिया जाएगा और वह इसे 17 मार्च को या उससे पहले वेबसाइट पर अपलोड कर देगा। तो चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला है। उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित अपने आवास से वर्चुअल माध्यम से चंपावत साइंस सिटी के पूर्व भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम और नशा मुक्ति केंद्र के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लिया। सीएम धामी ने वर्चुअली उद्घाटन किया है। देहरादून में नशा मुक्ति केंद्र का उद्घाटन किया गया सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से और ये वर्चुअली उद्घाटन किया गया है। चंपावत साइंस सिटी का शिलान्यास किया गया पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। तो सीएम धामी ने वर्चुअली उद्घाटन किया है नशा मुक्ति केंद्र का देहरादून में और इस दौरान अन्य लोग भी शामिल हुए। चंपावत साइंस सिटी का शिलान्यास किया गया। वर्चुअली माध्यम से पुष्कर सिंह धामी ने इसका शिलान्यास किया है, लोकार्पण किया है नशा मुक्ति केंद्र का। और लगातार उत्तराखंड की सरकार प्रदेश में के लोगों के लिए लगातार अच्छा काम करती हुई नजर आ रही है। 2047 तक उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का विकसित भारत के साथ साथ उत्तराखंड को भी नई ऊंचाई पर ले जाने का उनका एक अलग ही अंदाज है। उनका कहना है कि 2047 तक उत्तराखंड को एक अच्छा राज्य बनाना है। वहीं दिल्ली से इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही, बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है दिल्ली से। केएनपी न्यूज आपको बड़ी जानकारी बता रहा है। इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। पाकिस्तानी शरणार्थियों का ये जोरदार प्रदर्शन है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं टीएनपी न्यूज की तरफ। टीएनपी न्यूज पे सीए पर बयानबाजी के बाद ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। सीएए को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की टीएनपी न्यूज पर। पाकिस्तानी शरणार्थियों की तरफ से यह जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस मुख्यालय के बाहर। सीए पर बयानबाजी को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस मुख्यालय के बाहर। दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। पाकिस्तानी शरणार्थियों की तरफ से यह प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस मुख्यालय के बाहर। तो आपको बता दें देश में सीएए लागू कर हो गया है पाकिस्तानी शरणार्थी को, जिसको लेकर जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है और यह प्रदर्शन कांग्रेस मुख्यालय के बाहर किया जा रहा है। अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पाकिस्तानी शरणार्थियों का जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है उनकी तरफ से। कल हमने देखा था दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर भी शरणार्थियों ने प्रदर्शन किया था। अरविंद केजरीवाल के बयान के खिलाफ पाकिस्तानी शरणार्थियों की तरफ से प्रदर्शन किया गया था और आज कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है।
बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं टीएनपी न्यूज पे। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर सीएए को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं पाकिस्तानी शरणार्थियों ने ये हंगामा किया है। वहीं आपको बता दें कल केजरीवाल के घर के बाहर हंगामा किया था पाकिस्तानी शरणार्थियों ने। वहीं आज कांग्रेस मुख्यालय के बाहर पाकिस्तानी शरणार्थियों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। सीए पर बयानबाजी के बाद ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है शरणार्थियों की तरफ से। बढ़ते खबरों में आगे, बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी की एक तस्वीर वायरल हो रही है। इस दौरान ममता बनर्जी ने नारा दिया, खेला हो बे। हालांकि अब लोकसभा चुनाव 2024 का दौर चल रहा है, तो ऐसे में ममता बनर्जी के सिर में गंभीर चोट लगी है। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन इस बीच एसएसएमकेएम को डॉक्टरों ने बयान जारी किया है और उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को किसी ने पीछे से धक्का नहीं दिया, बल्कि किसी बेचैनी की वजह से वो गिरी और उन्हें चोट लग गई। वहीं टीएमसी की तरफ से ये पहले भी कहा जा चुका था कि सीएम ममता बनर्जी को किसी ने धक्का नहीं दिया था। साथ ही इस घटना के बाद अब आजमगढ़ से बीजेपी के सांसद और भोजपुरी फिल्मों के कलाकार दिनेश लाल यादव नरहुआ का बयान सामने आया है। तो सीएम ममता बनर्जी को अपना ध्यान रखना चाहिए, ये कहा है नरहुआ ने। आपको बता दें पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को कल देर शाम को चोट लग गई थी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।